नमस्कार दोस्तों, आपके सवाल और मेरे जवाब में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संजय श्रीवास्तव, एनजीओ कंसल्टेंट। आज का के सेशन में 10 सवाल लिए जाएंगे और वो सभी सवाल होंगे जो आप लोगों के द्वारा उठाए गए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम से, मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट के माध्यम से और मेल के माध्यम से। तो आज का जो पहला सवाल हम लोग लेते हैं, बड़ा जनरली कई लोग अक्सर पूछते हैं, हालांकि बहुत रिलेवेंट सवाल नहीं है लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं कि क्या सोसाइटी को ट्रस्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है या फिर ट्रस्ट को सोसाइटी में कन्वर्ट किया जा सकता है या सोसाइटी को सेक्शन 8 में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि सभी की एंटिटी अलग अलग होती है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन सभी होते हैं लेकिन सब अलग अलग एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं। तो जाहिर सी बात है किसी एक एंटिटी को दूसरे एंटिटी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि सभी का एक्ट डिफर है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके ट्रस्ट को सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो संभव नहीं है। इसके लिए आपको एक अलग सोसाइटी बनानी पड़ेगी और उस पर अलग तरीके से काम करना पड़ेगा और जो आपकी ट्रस्ट की जो भी क्रेडिट बनी हुई है या जो भी एक्सपीरियंस है वो उस सोसाइटी में काउंट नहीं होगा। तो ये एकदम भ्रम है कि आपको कन्वर्ट कर सकते हैं और आप अपने पहले वाले ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस इसमें यूज कर सकते हैं। तो ऐसा कतई संभव नहीं है। दूसरा सवाल है कि कई लोग पूछते हैं कि भाई हम संस्था चलाना चाहते हैं, मिनिमम कितने मेंबर्स की जरूरत है। देखिए, संस्था चलाने के लिए देखा जाता है हर एक ट्रस्ट एक्ट में 2 है, सेक्शन 8 में 2 है, सोसाइटी एक्ट में 7 है। लेकिन फिर भी नॉर्मली अगर मान लिया आप ट्रस्ट या सेक्शन 8 लेके चलते हैं तो भी कम से कम 3 मेंबर अवश्य रखिए, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर। ये 3 मेंबर आपके पास अवश्य होने चाहिए ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके चलने में कोई दिक्कत ना हो। हाँ, अगर आप आगे चल के कुछ अलग पैटर्न पे जैसे एजुकेशन वगैरह पैटर्न पे काम करना चाहते हैं तो जो उनके नॉर्म्स हैं उनके अनुसार आपको मैनेजिंग कमेटी में मेंबर्स को रखने पड़ेंगे। तो मिनिमम 3 मेंबर लेके चलेंगे तो आपको दिक्कत अभी नहीं होगी और बड़े स्मूथ तरीके से आप काम कर सकते हैं। किसी ने मेरे से पूछा था क्या एनजीओ को आरटीआई एक्ट के तहत रखा जा सकता है या फिर आरटीआई एक्ट के तहत किसी एनजीओ की इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है। देखिए, आरटीआई एक्ट के भी एक अपनी लिमिटेशन है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अगर कोई एनजीओ पर्सनल लेवल पे या पर्सनल उस पर काम कर रही है तो आपको किसी भी आरटीआई एक्ट के तहत आप उनकी इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट चला रही है और वो अलॉटेड प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट के द्वारा उनको दिया गया है, तो उसकी इंफॉर्मेशन वो ले सकते हैं आरटीआई एक्ट के तहत। तो ऐसा नहीं है कि एनजीओस के इंफॉर्मेशन आप आरटीआई एक्ट के तहत नहीं ले सकते हैं, वो बिल्कुल लिया जा सकता है। लेकिन वो कंडीशन ये है कि वो कोई गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट चला रहे जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। ये कई लोगों का सवाल हो सकता है और आप लोगों से बहुत से एनजीओ इस चीज़ को फेस भी कर रही होंगी कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक ऐसा मेंबर है जो ऑर्गेनाइजेशन को डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको कैसे हटाया जा सकता है, ये कई लोगों का सवाल है। देखिए, किसी भी मेंबर्स, मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स को हटाना बहुत इजी वर्क नहीं होता है क्योंकि उसके लिए कई एक प्रोसेस होते हैं, प्रक्रियाएं होती हैं और आपको उसके लिए एक प्रोसीडिंग बनाना पड़ेगा, रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तब जाके आप चेंज कर सकते हैं। प्लस कंसर्निंग जो भी ऑफिस है वहाँ पे जाके इसको अप्रूव कराना होता है। और एक सबसे बड़ी बात है कि जिस सदस्य को आप हटा रहे हैं वो मेजॉरिटी ऑफ वोट से आप उनके अगेंस्ट उनको कोई एलिगेशन लगा के हटाएं या फिर वो स्वेच्छा से हट रहे हैं। अगर वो स्वेच्छा से नहीं हट रहे तो भी वो आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं कि भाई मैं स्वेच्छा से नहीं हट रहा हूँ और मुझे ज़बरदस्ती हटाया जा रहा है। तो कोई मेंबर आप पहले अपनी मैनेजिंग कमेटी बनाते वक्त ही सब कुछ सोच समझ के बनाइए। अदरवाइज किसी मेंबर्स को आप हटाते हैं मैनेजिंग कमेटी का, गवर्निंग बॉडी का, तो आपके लिए बहुत आसान नहीं होता उनको हटाना। और वे मेंबर चाहें तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर क्रिएट कर सकते हैं अगर वो चाहें, अगर ईजिली नहीं हटना चाहें तो। इस बात का अवश्य ध्यान रखिए, जब भी कमेटी बनाने जाए हमेशा सेलेक्टेड मेंबर्स को ही रखिए जो आपके लिए आगे तक काम करे, कभी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। आजकल दर्पण आईडी की बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं और बहुत कुछ लोगों के द्वारा फेस किया जा रहा है, बहुत से एनजीओ भी इसको फेस कर रही हैं। तो दर्पण की कुछ एक प्रॉब्लम्स है, जैसे पैन कार्ड को नहीं एसेस कर रहा है या आधार कार्ड को नहीं एसेस कर रहा है। तो इस विषय में मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड मैं करने जा रहा हूँ। आप वहाँ पे जाएंगे तो आपकी बहुत सी प्रॉब्लम आपको
रिजॉल्व हो जाएगी उसको देखने के बाद। लेकिन अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है पोर्टल के साथ जहाँ पे पोर्टल ही डिस्टर्ब है, तो वहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा कि पोर्टल जो है सुचारू रूप से चलने लगे। तो वर्तमान में जितनी समस्याएं अभी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, कई लोग अपलोड कर रहे हैं वो फेल हो जा रहा है, तो ये चीज़ें अभी चल रही हैं। लेकिन अगर और भी तरीके की प्रॉब्लम है, जैसे आप दर्पण में किसी को कैसे हटा सकते हैं, किसी को कैसे जोड़ सकते हैं, या आपने गलत नाम डाल दिया या गलत आपने मेल डाल दिया, गलत आपने मोबाइल नंबर चेंज करना, तो इस विषय में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, अपलोड करने जा रहा हूं। आप उस वीडियो पे जाएंगे तो आपको सारी जो भी आपके एनजीओ से रिलेटेड जो भी इशू है वहाँ पे वो आप पा सकते हैं। बहुत से एनजीओ ये सवाल पूछती है कि क्या वो किसी सरकारी ज़मीन को ले सकते हैं। तो बिल्कुल आप सरकारी ज़मीन, ऐसी ज़मीन जो यूजलेस है सरकार द्वारा, वहाँ पे कुछ भी कोई ऐसा कार्य नहीं चल रहा है, जैसे ग्राम समाज की बहुत सी ऐसी ज़मीनें होती हैं, तो वहाँ पे आपको अलॉट किया जा सकता है। कंसर्निंग ऑफिस से आपको संपर्क करना पड़ता है और वहाँ पे आपको ऐसे प्रोजेक्ट आपको चलाने होते हैं जो पब्लिक वेलफेयर के लिए, जैसे स्कूल हुए, अस्पताल हुए, कुछ इस टाइप की चीज़ें, या फिर कोई शेल्टर होम हुआ, तो इस टाइप की चीज़ें अगर आप चलाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप इस टाइप के लैंड को अलॉट करा सकते हैं। ये आपको अलॉटेड लैंड के तरीके से आपको मिलता है, जहाँ पे आप अपना चाहें तो कंस्ट्रक्शन भी करा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग में चलते रहते हैं, वो समय समय पे वो एनजीओज़ को उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए इनवाइट करते हैं, ताकि वो एनजीओ उस प्रोजेक्ट को चला सके। एक लिमिटेड टाइम के लिए वो इनवाइट करते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट पे आइए और हमारे इस प्रोजेक्ट को आप इतने से इतने सेशन तक चलाइए और इसके बदले में हम आपको इतना फंड देंगे। तो वो गवर्नमेंट की बिल्डिंग रहती है, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, वो बस एनजीओज़ जो भी कंडक्टिंग एनजीओज़ होती हैं वो बदलती रहती हैं, वो गवर्नमेंट के इन्विटेशन पे डिपेंड करता है। तो ये ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट से ये चीज़ें होती हैं। तो इस बात का भी अगर आप लोग चाहें तो आप संस्थाओं को इसका भी फ़ायदा मिल सकता है। इसके लिए आपको रेगुलर तरीके से स्टेट गवर्नमेंट में जो भी टेंडर्स निकलते हैं या फिर इस प्रकार के इन्विटेशन निकलते हैं, तो वहाँ पे आपको एप्लीकेशन लगाना पड़ता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम एनजीओज़ के में बैंक अकाउंट सिंगल ही चलाएं, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ, इस टाइप के सवाल लोग पूछते हैं कि भाई सिंगल मैं चलाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता ज्वाइंटली किसी के साथ चलाना। तो नॉर्मली ये एनजीओज़ एक कम्युनिटी बेस्ड होती है, मतलब कई लोग मिल के इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमेशा ज्वाइंट अकाउंट को प्रेफर किया जाता है और आपसे पूछा भी जाएगा, कई एक प्रोजेक्ट में भी पूछा जाता है कि क्या आपके जो बैंक अकाउंट है वो सिंगल तरीके से चलता है या ज्वाइंट तरीके से चलता है। तो वहाँ पे प्रेफरेंस क्या, वो उसी को ट्रांसपेरेंट मांगते हैं जहाँ पे ज्वाइंट ऑपरेटेड खाता होता है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए सिंगल ऑपरेट ना करें, ज्वाइंटली ऑपरेट करें आपके बैंक अकाउंट को। एक सवाल था एनजीओ का कि पिछले 3 वर्ष से कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है, क्या सीएसआर के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो इनका ये है कि कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है, मतलब इनका 12/80G है, लेकिन बाकी कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है। तो ये चाह रहे हैं कि अप्लाई करना, तो जाहिर सी बात है जब आपके पास रिकॉर्ड नहीं है और आपका 12/80G आपने करा रखा हुआ है और अगर आपने ITR तक भी सबमिट नहीं किया है, तो आपके साथ दिक्कत ये हो जाएगी कि आप डॉक्यूमेंट्स को ही अपडेट नहीं करा पाएंगे। तो मेरा इन लोगों से अनुरोध है कि आप अपने रिकॉर्ड्स को जरूर अपडेट कराया कीजिए। हाँ, अगर आपके पास 12/80G नहीं है और अगर आप चाह रहे हैं कि आप रिकॉर्ड को अपडेट करना, तो आप रिकॉर्ड अपडेट करके आप बाकायदे फिर से 12/80G करा के आप सीएसआर के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं और आप सीएसआर के प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको एक्सपीरियंस वहाँ पे शो कराने में दिक्कत होगी कि आप किस फील्ड में आपने काम किया, क्योंकि आपने ना तो कोई रिकॉर्ड मेंटेन किया ना तो पीछे आपने काम किया हुआ है। तो ये चीज़ें आपके साथ आपको फेस करनी पड़ेगी। क्या एनजीओ किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। दूसरे के नाम पे एनजीओ को बिल्कुल ट्रांसफ़र किया जा सकता है, क्योंकि एनजीओ क्या होती है कि एक इलेक्शन बेस्ड होती है। अगर वहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति आना चाहे, आपकी मैनेजिंग कमेटी को चेंज करना चाहे और दूसरा कोई आके उस ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करना चाहे, मैनेजिंग कमेटी उसमें पूरी तरीके से उनको चाहते हैं वो चेंज करना, तो आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए बाकायदे प्रोसीडिंग होगी और कंसर्निंग ऑफिस से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, आपकी मैनेजिंग कमेटी चेंज हो जाएगी
और जो उनको आगे आगे फिर से चलाना चाहते हैं वो उसको ऑपरेट करेंगे। तो ये बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ें होती रहती हैं, रिसफलिंग होती रहती है ऑर्गेनाइजेशन की। इलेक्शन एक टाइम पे चलता रहता है, तो ये बहुत नई चीज़ नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो वो दूसरी किसी बॉडी को ट्रांसफ़र होती है। ट्रांसफ़र क्या होती है, मैनेजिंग कमेटी, संस्था सब वही रह जाती है, मैनेजिंग कमेटी बदलता रहता है। तो उसको ये नहीं कह सकते किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पे आपने ट्रांसफ़र कर दिया। आप ये भले कह सकते हैं कि आपने की मैनेजिंग बॉडी आपने चेंज कर ली। तो ये बहुत जगह होता है, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, बल्कि हर ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रावधान होता है इलेक्शन कराने का मैनेजिंग कमेटी का। अगर ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं रहते हैं तो आपको प्रोजेक्ट अप्लाई करने में दिक्कत होगी। ये सत्य है कि जैसे मान लिया आपने वृद्धाश्रम के लिए प्रोजेक्ट लगाना चाहे, या फिर आपने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए प्रोजेक्ट लगाना चाहे, या टेक्निकल के लिए प्रोजेक्ट लगाना चाहे, तो वहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे आपसे ये कहा जा सकता है कि आपका जो ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है आपके मेमोरेंडम के किस क्लॉज में लिखा हुआ है, वो क्लॉज नंबर बताएं, वहाँ पे वो रेफरेंस दें। और बाकायदे आपको उसमें फॉर्मेट में ये डालना पड़ता है कि किस नंबर पे, किस सीरियल नंबर पे आपका पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है, जिस बेस पे ये आप प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। क्योंकि अगर आपने ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसका मतलब आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं या नहीं कर सकते हैं, आपकी संस्था का अगर वो उद्देश्य नहीं है तो संबंधित ऑब्जेक्टिव आपकी संस्था में अवश्य होना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखिए। अगर नहीं है तो उसके लिए आपको, अगर आप प्रोजेक्ट लगाते हैं तो आपको इस बात को फेस करना पड़ सकता है। तो आशा है कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आज के सेशन में हमने 10 सवालों का जवाब दिए। इस तरह से आगे के सेशन चालू रहेंगे। अगर आप लोगों को ये एक नियमित तरीके से आपको ये वीडियो देखना, जब भी इसका कोई अलर्ट आए आप तक तुरंत पहुंचाए, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा। सपोर्ट करते हुए बेल आइकन भी दबा देंगे तो आपको तुरंत अगली वीडियो की इन्विटेशन आप तक पहुँच जाएगी। उम्मीद है आपका सपोर्ट हमारे लिए नितांत आवश्यक है। उम्मीद है कि आप जरूर ये वक्त काम करेंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।